आज आपके साथ भारत के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा है उसकी बात करूंगा। वो सबसे बड़ा खतरा असम में है और उसके अंदर क्या सल्यूशन निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और साथ ही साथ केंद्र सरकार। वो सारी बात आपसे करूंगा क्योंकि हमें एक बात पे बहुत क्लियर होना चाहिए और ये बात 2021 में मुझे बहुत लोगों ने कही, क्योंकि चुनाव तब चल रहे थे। चुनाव में वेस्ट बंगाल का चुनाव भी हो रहा था, असम का भी हो रहा था, कुछ और चुनाव भी हो रहे थे। तो मेरे को लगा और आपको भी शायद लगेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव वेस्ट बंगाल का है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में वहां से आती हैं, सबसे बड़ा प्रदेश उन चुनावों में वेस्ट बंगाल था। तो आप कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव वो है। ऐसा जो देश की सुरक्षा में जुड़े हुए लोग हैं, इंटेलिजेंस के हों, कुछ लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के हों और कुछ वो जो एक राष्ट्र की दृष्टि रखते हैं सेंसिटिव इश्यूज पे, उन सब ने मुझे अलग अलग लोगों ने एक मत से कहा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव असम का है। मैंने जब पूछा क्यों असम का, आपके गणित में है, तो सबने कहा वेस्ट बंगाल एक प्रदेश का चुनाव है, अब भी है, 5 साल बाद भी है, 10 साल बाद भी है, 15 साल बाद भी है, आता रहेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, एक सिस्टम चलता रहेगा। पर असम उस जगह पे खड़ा है, उस पॉइंट पे खड़ा है कि अगर चीजों को कंट्रोल में नहीं लिया, अगर चीजों को काबू में नहीं लाए, तो कहीं बहुत देर ना हो जाए और चीजें फिर काबू में आ ना पाए। अब एक उदाहरण देखिए, कश्मीर जो वो बिगाड़ा गया, और मैं कहता हूं बिगाड़ा गया, कुछ भारत के नेताओं द्वारा, कुछ जो एक इकोनॉमी बन गई वहां पे, इकोसिस्टम बन गया वहां पे, उसका परिणाम ये है कि 370 हटा के उसको बहुत बड़ी सेंध मारी गई। वहां पे भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार जब आई, उसने बहुत कोशिशें करी हैं। चीजें 2013 से या 14 से बहुत इंप्रूव हुई हैं, पर नॉर्मल होने में 8 साल से सरकार लगी हुई है, तब भी अभी भी चुनौतियां हैं। क्योंकि जब चीज बिगड़ जाए, जैसे हम बोलते हैं कि भाई कपड़ा फट जाए तो जितना मर्जी धागा मारो, तंग वो करता ही है। तो असम में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, तभी मुझे कहा गया कि भैया देश में जितने भी इलेक्शन होंगे 5 साल में अलग अलग प्रदेशों के, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 2-3 में असम का चुनाव होगा। देश की नजरिए से, लोकसभा के नजरिए से नहीं, कस प्रदेश में ज्यादा आबादी है, इकोनॉमी के नजरिए से नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी और राष्ट्र की सुरक्षा। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई संकोच नहीं बोलने में। प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलीगल जो बांग्लादेश से माइग्रेशन होती है, इलीगल इमिग्रेंट्स जो इतनी संख्या में आ रहे हैं, इतनी संख्या, और मैं आपको रिपोर्ट से सुनाऊंगा, इतनी संख्या में आ रहे हैं कि वो पूरा प्रदेश का सिस्टम, डेमोग्राफिक, इलेक्टोरल चेंज कर देंगे अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो। और ये जो लोग इलीगल इमिग्रेशन के फेवर में हैं, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि यूरोप, यूएस में स्थिति अलग है, ओल्ड पॉपुलेशंस हैं। ओल्ड पॉपुलेशन के बाद, ओल्ड मींस एवरेज एज ऑलमोस्ट लेट 40s 50 ईयर्स है एवरेज एज। इंडिया से यंग कोई देश नहीं है हमारे यहाँ। जब ये इलीगल, राष्ट्र सुरक्षा की तो बात छोड़ दीजिए, इकोनॉमी की बात करता हूँ। वहां पे जर्मनी में एक एग्जांपल में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए लेबर आए, क्योंकि वहां पे लोग एक बूढ़े हो चुके हैं, एवरेज एज 40s में है, और लोग वो बेसिक लेवल का काम करना नहीं चाहते जो बहुत लो इनकम पे होता है और बहुत फिजिकल लेबर का काम होता है। इंडिया में सिचुएशन अलग है, तो इकोनॉमिक आर्गुमेंट इंडिया में तो बनता ही नहीं। दूसरी बात, इंडिया में 2-3 बारी फॉरेन मिनिस्टर भी कह चुके हैं, मैं फाइनेंस नहीं फॉरेन बोल रहा हूं, कि हमें $10,000 पर कैपिटा की इकोनॉमी बनना है, तभी हम ऐसे शक्तिशाली होंगे। और वो आप कभी नहीं बन सकते अगर आप नए नए लोग घर में घुसाई जाएं। तो आपका घर का डिवीजन, आप जितना भी पैसा कमा लें, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं और 2 लोग हैं, और आप 100 रुपया कमाते हैं और 10 लोग हैं, तो 10 रुपया ही आएगा पर हेड। और आप 500 रुपया कमाते हैं पर लोग 50 हो गए, तब भी 10 रुपया ही रहेगा। तो वो तो एक अलग आर्ग्यूमेंट है। पर मैं राष्ट्र सुरक्षा पे आता हूँ। रिपोर्ट्स आई हैं कि इलीगल इमिग्रेशन
इतनी, और 3 स्टेप पे, मैं रिपोर्ट पे आंसर हूँ, 3 स्टेप पे काम कर रही है सरकार। वो तीनों स्टेप आपको सुनाऊंगा। पहले आप खतरा और डेंजर की एक लिमिट समझ लीजिए, उसके बाद हम आ जाएंगे कि स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं। 4000 किलोमीटर का लगभग इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, उसमें से असम में है कम, पर माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। और एक इंटरिम रिपोर्ट आई थी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। इलेक्शन कमिश्नर क्यों, ये बाद में आऊंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में सत्ता इलेक्शन से ही आती है। उस रिपोर्ट में पाया गया था, इंटरिम रिपोर्ट के अंदर, कि 33 में से 15 डिस्ट्रिक्ट्स में इलीगल बांग्लादेशीज बहुत ज्यादा संख्या में है और बहुत प्रभावशाली हो गए हैं। दूसरा, कि इलीगल बांग्लादेशीज लैंड में आते हैं, एक आर्मी ऑफ मैरूडिंग इन्वेडर्स आर्म्ड विद डेंजरस वेपन्स आते हैं, इलीगल गांव बसाते हैं, और रातों रात वो जो खाली पड़े जमीन है या फॉरेस्ट लैंड है उस पर रातों रात बस्ती बन जाती है। और इसका टैसिट इफ नॉट एक्टिव कन्वीनियंस एंड इंकरेजमेंट ऑफ करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडर्स है। ये दोनों बातें हर जगह, जब उत्तराखंड में इलेक्शन की बात थी, वो अलग कॉन्टेक्स्ट था, मैंने तब भी कहा था कि ये दोनों नेता और बाबू दोनों मिलते हैं तभी ये बस्तियां खड़ी होती हैं जो इलीगल है सरकारी जमीन पे या फॉरेस्ट लैंड पे। यहां के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक और बात बोली कि लगभग 15 से 20% जो स्टेट का फॉरेस्ट कवर है वो टेक अवे हो रहा है इन इंक्रोचमेंट से। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारे आके एक साथ जुड़ते हैं, मतलब जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट आते हैं, जहां पे 100 आते हैं वहां पे 500 आते हैं, तो पूरी की पूरी बस्तियां बनाते हैं और उसके बाद लड़ाइयां हो जाती हैं और आधार कार्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। आधार कार्ड्स क्यों क्रिएट हो जाते हैं? क्योंकि नेता को अपने चुनाव में वोट चाहिए। नकली इलेक्शन कार्ड का भी अलग अलग प्रदेशों से आपको मिला है कितने नकली इलेक्शन कार्ड बन जाते हैं, क्योंकि वोट आएगा। ऐसा व्यक्ति तो जो इलेक्शन कार्ड दे रहा है उसको ही वोट करेगा, और वो कितनी कम्युनल लाइंस पे और कितने वो अपनी आइडेंटिटी के लाइंस पे वोट करता है ये आपको पता है। इस पे कुछ छुपा तो है ही नहीं है, वो तो आंकड़े हैं। तो ये पहला खतरा है और ये सबसे बड़ा खतरा है। आबादी इतनी बढ़ा देंगे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, नकली इलेक्शन कार्ड्स तो नेता और बाबू मिलके दे देंगे और वोटर चेंज हो जाएगा। वोटर चेंज हो गया तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिन आपका मुख्यमंत्री ऐसा इलेक्ट कर देंगे लोग जो इलीगल बांग्लादेशी हो या उसके जो पहले परिवार वाले आए हों उनमें से हो और नकली कार्ड्स बनवा चुका हो। ये खतरा है। चलो सीएम ना हो तो मंत्री हो जाए, ये रियल खतरा है। अब इस खतरे से डील करने के 3 स्टेप हैं और तभी मैंने कहा कि हमें सेंसिटिव इश्यूज को आराम से समझना चाहिए। 3 स्टेप पे हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार काम कर रही है। ये स्टेप्स इसलिए भी जरूरी हैं, आपको समझ आएगा जब वो शर्जील इमाम कहता है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दो, चिकन्स नेक पे 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाओ, ब्लॉकेड कर दो, क्योंकि बीच में बहुत कॉरिडोर्स ऐसे हैं जो बहुत नैरो हैं। 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं जो किसी भी कारण से, और यहां पे तो सीधी सीधी बात है, कारण क्या था आपको पता है, रिलीजियस लाइंस पे जो ये गेम खेलते हैं शर्जील इमाम जैसे, तो आपको भारत को असम से और नॉर्थ ईस्ट को रादर भारत से आप काट देंगे। खतरे के तो इलेक्शन में भी डेंजर है, नेशनल सिक्योरिटी की भी डेंजर है, इकोनॉमी की भी डेंजर है। अब आ जाते हैं सोल्यूशंस पे। तो पहला सोल्यूशन क्या किया? पहला सोल्यूशन, बहुत हैरान हो गया, पहला सोल्यूशन ये लिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि पढ़ाया क्या जा रहा है। जो स्टेट फंडिंग थी मदरसास की, उसके ऊपर कानून लाए। वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और हाई कोर्ट में जीत गए। सरकारी फंड से जो मदरसास चल रहे थे और उनके अंदर जो चीजें पढ़ाई जा रही थी, उस सबका सरकारी पैसा, आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा जा रहा था। और पढ़ाया क्या जा रहा था उस पे तो अकाउंटेबिलिटी आप भी जानते हैं क्या हो रही थी। किस भाषा में पढ़ाया जा रहा था, उस भाषाओं का शायद भारत से कुछ लेना देना भी नहीं था।
उन भाषाओं में पढ़ाया जा रहा था। वो एक्शन लिया। क्यों? क्योंकि इतनी यंग पॉपुलेशन है, अगर सुपरविजन नहीं होगा कि कौन स्टूडेंट है और क्या पढ़ाया जा रहा है और सरकारी फंड से जाएगा, तो उसका परिणाम तो आप जानते ही हैं क्या होना है। What you educate stays with you for the rest of your life. पहला स्टेप तो ये किया, काफी नहीं है। सेकेंड स्टेप ज्यादा जरूरी था। आइडेंटिफाई किया इलीगल जहां पे बस्तियां बजी हुई हैं, बसी की बसी हुई हैं, और उसके ऊपर इविक्शन ड्राइव्स किया। दरांग डिस्ट्रिक्ट में, ये पहले पॉइंट का बता रहा हूं। सेकंड, मदरसा, और उसके बाद इलीगल जो पाए जा रहे हैं उन पे एक्शन। ये एजुकेशन के स्तर पे हो गया। अब आ जाते हैं जमीन के स्तर पे, इविक्शन ड्राइव्स। दरांग एडमिनिस्ट्रेशन ने 602 हेक्टेयर लैंड क्लियर किया और 800 परिवार, कितने एक परिवार में बच्चे हैं ये आप जानते हैं, 800 परिवार खत्म करे। और जो इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने थे उनका भी समाधान किया, उनका भी सोल्यूशन किया। आप इलीगल नहीं बना सकते हो। इसके बाद बहुत प्रेशर आया, पर सीएम ने कहा कि पुलिस के ऊपर अटैक्स हुए थे, बट पुलिस फिर भी अपनी ड्यूटी करेगी, रुकेगी नहीं, पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि बहुत बारी ये भी एक स्टेप बन गया, शाहीन बाग में देखा आपने कि इतना विरोध कर दो, कई बारी पुलिस पे अटैक कर दो कि पुलिस अपना काम ना कर पाए, इलेक्शन ड्राइव ना कर पाए। उसके लिए आपको सही सीएम चाहिए जो इंसिस्ट करे और इंप्लीमेंट करे। तो वो हुआ, और उन्होंने कहा कि पुलिस की जिम्मेवारी है लैंड को इंक्रोचर से हटाना, और वो करते रहेंगे। इविक्शन विल रुकती है रात को, पर सुबह शुरू हो जाती है। ऑपोजिशन की मैं बातों में घुस ही नहीं रहा, उन्होंने इसको अलग अलग तरह से बातें बनाई कि ये बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, हेमंता विश्व शर्मा ऐसा है वैसा, फर्क नहीं पड़ता। जमीन के कागज हैं, जमीन के कागज नहीं है। जमीन के कागज नहीं है, जमीन फॉरेस्ट की है, जमीन रेलवे की है, जमीन पब्लिक लैंड है, सीएम एक्शन ले रहे हैं। सिंपल, आई थिंक आप भी इससे एग्री करेंगे। इसके बाद धौलपुर गोरुकुट्टी के अंदर किया, 1000 सीआरपीएफ के पर्सनल भेजे, 1000 की सिक्योरिटी सुरक्षा बिल भेजा, और 1500 फैमिलीज लुमडिंग रिजर्व फॉरेस्ट से हटाई। 1500 फैमिलीज आप अगेन जोड़ सकते हैं कितने टोटल मेंबर्स होंगे फैमिली के अंदर, मैं बहस नहीं कर रहा। न्यूज में आर्टिकल्स आए थे और बहुत सारे आए थे कि उत्तराखंड में 4-4,500 फैमिलीज में 50,000 से ऊपर लोग थे। यहाँ पे तो आप गिनती ही अपने आप ही कर सकते। यहाँ भी नहीं रुके। इसके बाद 2022 के अगस्त में ड्राइव करी, और उन्होंने नोट किया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही थी इन जगहों पे, और उन्होंने पाया कि प्रॉपर्टीज जो थी वो सरकारी लैंड पे थी जिनसे एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही थी। ऑब्वियसली उसके ऊपर एक्शन लिया, डिमोलिश कर दी, और रुक ही नहीं रहे। अगस्त के बाद सितंबर में इविक्शन ड्राइव एक और डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद दिसंबर में मास इविक्शन ड्राइव हुई कि ऑलमोस्ट 1.35 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हुई, अगेन बहुत सुरक्षा बल भेज के। तो सेकेंड स्टेप, ये संकेत जाना जरूरी है कि तुम रातों रात बस्ती बसा लोगे, पर उसमें खर्चा तो होगा, ब्यूरोक्रेट को भी पैसा दोगे, नेता को भी दोगे, और कुछ बेच के आए हो बांग्लादेश से या जहां से भी आए हो तब बनाओगे, और रातों रात 5 साल बाद 10 साल बाद भी खराब हो जाएगा। तो ये जरूरी क्यों है? जो इकोनॉमिक लॉजिक है बांग्लादेश से आने का पता होना चाहिए कि आ तो जाओगे, उसके लिए पैसे खिला के पहुंचोगे, वहां पे घर बनाओगे, पैसे खिलाओगे, तो सरकार एक्शन लेके जो तुमने 5-7 साल में भारत में रहने के लिए सिस्टम बनाया है वो सारा खत्म कर देगी। ये मैसेज इसलिए जरूरी है कि नए आने पे अपने आप रोक लग जाए। ये तो किया इविक्शन पे। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्शंस। तो पहले तो एक स्टेप लिया कि बहुत देर से डीलिमिटेशन नहीं हुई थी असम की, वो ड्यू थी। डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि एक सीट का नक्शा क्या होगा, क्योंकि आप मैप सीट्स का अलग अलग तरह काट सकते हो। आपके भी जैसे स्टेट में रहते हो, आपने देखा होगा कि एक कॉलोनी कहीं आपको लगती है साथ जुड़ी हुई कॉलोनी पर वो किसी और असेंबली सीट में या लोकसभा सीट में पड़ती है, वो क्योंकि बाउंड्री सीट्स की अलग अलग तरह बनी होती है।
डीलिमिटेशन बोलते हैं, वो ड्यू था। अब डीलिमिटेशन के अंदर बहुत फैक्टर्स आते हैं, आबादी, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में तो एक ओपन फिल्ट्रेशन हो रही थी, फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। सो पहले तो एक स्टेप लिया एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज पे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने कम कर दिए। जो पहले डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें से मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कम कर दिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चेंज किए। इलेक्शन कमीशन आ चुका है और जनवरी से चेंज नहीं कर सकते थे, तो दिसंबर के अंत में ही उन्होंने चेंज कर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप जो और भी जरूरी है, वो आपको मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं, करीमगंज का। वहां पे करीमगंज में 8 में से 5 सीटें आर मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम मेजॉरिटीज, बट करीमगंज सीट इज रिजर्व फॉर एससीज, और तभी वहां पे एक हिंदू एमपी है और प्रेजेंट एमपी हैं कृपानाथ मल्ला जी। तो दूसरा स्टेप जो चल रहा है कि भैया इंडिजिनियस जो लोग हैं, जो मूल असामी लोग हैं, इंडिजिनियस, और साथ ही साथ एससी एसटी रिजर्वेशंस जो पूरे देश में लगती हैं, उन सब से आप जितनी सीट्स भी रिजर्व करेंगे, तीनों कैटेगरी में, इंडिजिनियस और एससी एसटी, वो अपने आप ही हो जाएगा कि जितनी भी इलीगल माइग्रेशन आए, जो जितना भी अपना कार्ड बना ले, जीतेगा तो लोकली। ये पे भी काम हो सकता है। और सीएम ने तो इतना तक कह दिया कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी, जलकुबारी भी, असम के हित पे दाव पे लगा दूंगा, अगर ये भी रिजर्व होती है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, क्योंकि खतरा इतना बड़ा है, खतरा इतना बड़ा है। तीसरा, यूएस में, जो लोग यूएस से देख रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है जेरी मैंडरिंग। जो भी सत्ता में आता है वो इस तरह बाउंड्रीज बनाता है जैसे इलीगल है। पता है आपको यहाँ पे इलीगल लोग हैं, बांग्लादेशी इलीगल आए हुए हैं, तो आप सीटें इस तरह बनाओ कि वो जो बांग्लादेशी इलीगल हैं वो हर सीट में या 2 सीट में इतना बढ़ जाएं कि जहां पे लोकल लोगों की आबादी तब भी डोमिनेंट रहे। ऐसा ना हो कि सारे इलीगल एक सीट में हो जाएं, और उससे क्या होगा, एक सीट तो लोकल जो इंडिजिनस असामी है जीत जाएगा, पर दूसरी सीट का रिजल्ट इलीगल बांग्लादेशी के हाथ में जाए। तो उनको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करो अक्रॉस सीट्स कि वो कुछ कर ना पाए, सत्ता में ना आ पाए। और ये जरूरी है, वापस भेजना बहुत मुश्किल काम है, उस पर काम होना चाहिए मेरे अनुसार, बट इमीडिएट खतरा जो है उस पर तो काम हो ही रहा है। सो डेंजर बहुत बड़ा है। सिक्योरिटी, आर्मी, इंटेलिजेंस सब कहते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान नॉर्थ ईस्ट के अंदर, स्पेशली असम के अंदर देना पड़ रहा है, क्योंकि इलीगल इतने आ रहे हैं। इसके तीनों स्तर पे सोल्यूशन, एजुकेशन, जो मदरसाज हैं उनको पहले स्टेट फंडिंग रोक के, उसके बाद उनके अंदर पढ़ाया क्या जा रहा है, जैसे यूपी में सर्वेज हो रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, जमीन पे इविक्शंस हो रही हैं। और तीसरा, जो इलेक्शंस हैं, डीलिमिटेशन हो रही है। डीलिमिटेशन के अंदर कहा जा रहा है सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, पर वो अभी के लिए 5, 10, 15 साल बाद क्या होगा। तो उसके लिए वो डीलिमिटेशन, वो जो आपको सीटें इंडिजिनस लोगों के लिए बचानी है, उस पे भी फुल प्लान के साथ काम हो रहा है। जब ये सारे काम होंगे, बहुत डिस्कशंस होंगे, बहुत कंट्रोवर्सीज भी होंगी और बहुत लीगल चैलेंजेस भी होंगे, पर दिशा और दिशा की स्पीड दोनों बहुत सही हैं। और इस मुद्दे पे जो भी कंट्रोवर्सी होगी उस पर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। भारत माता की जय।